हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वोच्च न्यायालय में। इससे संबंधित मैंने जितना भी वीडियो बनाया हूँ वो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संघीय न्यायपालिका का जो उल्लेख है, देखिए फंडामेंटल राइट जो है 3 में है, ओके। और संघीय न्यायपालिका का भाग 5 में। भारतीय संविधान के किस भाग में, ठीक है, कौन सा पार्ट है? पार्ट का, शेड्यूल का नहीं, पार्ट का भाग है जो भाग 5 में है, ओके। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, ठीक है। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है, ओके। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? कौन अधिकारी है? सुप्रीम कोर्ट है, ओके। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, वही डिफाइन कर सकती है, ठीक है। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? किसके अंतर्गत में सबसे पहले भारत का बात है, सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो 1773 में हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए, ओके। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके जरिए भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ था? स्थापित हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कब? तो देखिए इसके अंतर्गत में कहिएगा तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसकी जरिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी? प्रेजेंट में अभी 33, जिस समय मैं वीडियो बना रहा, लेकिन उस समय कितना था? 7 गो। ड्राफ्टिंग कमेटी में भी 7 मेंबर था और सर्वोच्च न्यायालय में भी से जो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त बोल रहा है, यानी टोटल 8 था। ड्राफ्टिंग में 7, अब मुख्य सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कितने थे? तो 8, ठीक है, यानी एक मुख्य न्यायाधीश था उसमें से, ओके। इस क्वेश्चन में बोला है अतिरिक्त बोला है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश है? 33, ऑप्शन नहीं है इसमें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ये संसद के पास है। पावर तो है मतलब शक्ति बढ़ाने का, तो वो है सुप्रीम कोर्ट का, संसद को है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? तो उपयुक्त में से कोई भी हो सकती है। सबसे पहले वह एक परंपरागत विधिवेत्ता हो, मतलब पुराने समय से वो क्या हो? वकीली करते आ रहे हों। दूसरा, किसी एक या एक से अधिक न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक भी अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। क्या रहा हो? एक या एक से अधिक, जितने भी सुप्रीम हाई कोर्ट है उसमें लगातार 10 वर्षों तक क्या रहा हो? अधिवक्ता रहे हों 10 वर्षों तक लगातार। और वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, तब भी। तो कोई भी तभी बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। 5 साल हाई कोर्ट में, 10 साल वकीली में और परंपरागत विधिवेत्ता हो तो कोई भी सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा। पावर बढ़ाएगा कौन? संसद करेगा, ओके।
और उच्चतम न्यायालय में के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर देखिएगा, नए पुराने बुक में तो लोकसभा अध्यक्ष कहता है, ठीक है, तो ये गलत है, प्रेसिडेंट ही करती है, ठीक है। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट सॉरी राष्ट्रपति करता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक जो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करती है, ओके। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी होगा ना, उसका भी कौन ये नियुक्त करेगा? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को नियुक्ति में किससे परामर्श लेता है? तो जो मुख्य न्यायाधीश होंगे ना, उससे, सुप्रीम कोर्ट के जो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे उससे परामर्श लेता है, 143 के अंतर्गत लेता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का जो अन्य भी न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति में किससे परामर्श करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा, ठीक है। और महान्यायवादी का आर्टिकल कौन सा है चुनने का? तो आर्टिकल 148 नहीं, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 है, CAG के लिए है 148, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो तदर्थ न्यायाधीश अगर चुनना है तो फ्रांस के न्यायाधीशों की नियुक्ति से प्रेरित है, ओके। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ जो न्यायाधीश रहा है उसकी नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो फ्रांस का तदर्थ न्यायाधीश बोलेगा तो, ठीक है। और न्यायाधीश की पैसे प्रोसेस लिया गया है कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका का। प्रेसिडेंट का भी भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है कहाँ कहाँ? तो तदर्थ न्यायाधीश कहीं भी हो सकती है, ठीक है, इनमें से सभी जगह हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकती है तदर्थ न्यायाधीश, उच्च न्यायालय में जो फ्रांस से कॉन्सेप्ट लिया गया है, उच्च न्यायालय में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, या सत्र न्यायालय में भी कहिए या जनपद न्यायालय में भी कहिए, सत्र न्यायालय या जनपद न्यायालय सभी जगह हो सकते है तदर्थ न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों की कोरम यानी घनपूर्ति नहीं होता है तब। अगर कोरम पूर्ति नहीं होगा तब चुनाता है तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है। किस कहाँ? सभी कोर्ट में, जनपद हो, कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सभी जगह कोरम पूर्ति करने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करती है, ठीक है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, परामर्श कर लेगा तब 143 के अंतर्गत में। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना पड़ता है? 10 वर्षों तक होना है, ठीक है, 10 वर्षों तक। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीश बनना है तो कम से कम आपको उच्च न्यायालय में एडवोकेसी 10 साल होना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? अपने पद पर कितने वर्ष तक बना रह सकता है? न्यायाधीश बोला है, मुख्य न्यायाधीश नहीं बोला, ठीक है, तो 65 वर्ष याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष तक।
सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? सुप्रीम कोर्ट का है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु का कार्यरत रहता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश की बोल रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 65 वर्ष तक होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटा सकता है? कदाचार के आधार पर भी और असमर्थता के आधार पर भी। दोनों आधार पर ही क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकते हैं, यानी दोनों सही है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में इसके जरिए क्या कर सकते हैं? न्यायाधीशों को उसके पद से हटा सकते हैं। ओके, कदाचार के रूप में भी और असमर्थता के रूप में भी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद के किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित करके। ओके, सुप्रीम कोर्ट जो होती है उसके न्यायाधीशों को कैसे हटा सकती है? तो कदाचार और असमर्थता के आधार पर। और संसद में क्या लाना पड़ेगा? इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा। ठीक है, महाभियोग लाना पड़ेगा। तो कैसे हटा सकते हैं? तो दोनों सदन द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्य जो हैं उस संख्या के बहुमत होना चाहिए तथा उपस्थित होने वाला और मतदान करने वाले सदस्यों का संख्या कितनी होनी चाहिए? 2/3 होनी चाहिए। ठीक है, 2/3 सदस्य के जरिए हटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित होता है कैसे? राष्ट्रपति की तरह। ठीक है, और कौन आदेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति जारी करता है। फिर से, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो प्रेसिडेंट जारी करेगा। और दोनों का नियम सेम है, हटाने का 2/3 विशेष बहुमत से हटाने का है। सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा था? तो 11 मई 1993 में आया था और बी रामास्वामी था जो इसके समय में आया था। बी रामास्वामी, यानी रामास्वामी से राम याद रखिएगा। ठीक है, राम के खिलाफ ही महाभियोग प्रस्ताव आया था जो असफल रहा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति महीना कितना वेतन मिलता है? 1 लाख रुपया। ये बदलते रहता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति महीना कितना वेतन मिलता है? 90,000 रुपये। अन्य न्यायाधीश बोल दिया, मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख बोल रहा है, तो अन्य न्यायाधीश को 90,000 रुपया। ओके, ये सब बदलते रहता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, जैसे जस्टिस एम हिदायतुल्ला ये कर चुके हैं। ठीक है, और भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। अभी बताएं। ओके, जस्टिस एम हिदायतुल्ला दोनों नहीं थे, तब कौन बने थे? जस्टिस एम हिदायतुल्ला बने थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहीं नहीं वकालत कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है और वहाँ से रिटायर होंगे तो आप कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को वृद्धि करना है तब ये संसद को है।
हटा कौन सकता है? प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट के जरिए, जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग करेंगे? तो अंग्रेजी का। सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी का। ओके, सुप्रीम कोर्ट किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो अपने अधीनस्थ न्यायालय को कर सकता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट किस संस्था का क्या करेगा? निरीक्षण कर सकता है, तो अधीनस्थ न्यायालय का। भारत में न्यायपालिका एक क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। भारत में जुडिशरी कैसी है? तो इंडिपेंडेंट। भारत में जुडिशरी का स्वरूप कैसा है? जुडिशरी यानी न्यायपालिका तो किस प्रकार का है? तो एकीकृत है, ठीक है, यूनिफाइड है, एकीकृत है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा? एकीकृत है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो आर्टिकल 71। ओके, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट न्यायालय को है। यह उसका क्या है? यह उसका मौलिक अधिकार है। किसका? सुप्रीम कोर्ट का भी मौलिक अधिकार है। तो वो कौन सा है? तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन में विवाद हो जाती है ना, ठीक है, डिस्प्यूटेड हुआ, तो उसको सुलझाने का काम यही करेंगे। जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट हो गया। राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट कानूनी मामलों में किससे एडवाइस ले सकता है? तो बताए थे सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय से एडवाइस ले सकता है। कानूनी मामले में किससे एडवाइस ले सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय से। उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री बनाया गया है। कैसे? 143 के अंतर्गत में, ठीक है, आई लव यू आर्टिकल के जरिए बताए थे, ठीक है। परामर्शदात्री दे सकता है और ले सकता है, आर्टिकल 143। ओके, जबकि चुना जाता है कैसे? 1 to 4 के जरिए। न्यायाधीश न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार जो है इस ऑप्शन में के अनुसार मारिएगा तो प्रेसिडेंट को है, सॉरी प्रेसिडेंट करें, सुप्रीम कोर्ट को है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? उच्चतम न्यायालय को है, सुप्रीम कोर्ट को। भारत में जो जुडिशरी पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है कब? जब संवैधानिक वैधता देखी जाती है, अभी कहाँ? केवल सर्वोच्च न्यायालय में। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? उसमें ये दिखता है कि कहीं संवैधानिक भूल तो नहीं हुई है, ठीक है। कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण किया जाता है, ठीक है, संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण किया जाता है। और ये शक्ति कहाँ से ली गई? अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। किसी भी राज्य के जो कानून है उसको अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। क्या प्राप्त है? निम्नलिखित। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है, ठीक है। जैसे NJAC, ओके, नेशनल जुडिशरी एडवाइस कमीशन था ना, इसको क्या कर दिया था? इसको इतना पावर था कि देखा कि ये संविधान के विरुद्ध है, ठीक है, तो इससे क्या कर दिया? अघोषित कर दिया था। असंवैधानिक मतलब। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? भारत और USA में है, ठीक है। भारत और USA में, UK में नहीं है, ओके, ना केवल भारत में, दोनों जगह है।
केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो प्रारंभिक क्षेत्र में आता है। केंद्र और राज्य के विवादों अगर होता है तो उसका समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय में होता है। ये किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो प्रारंभिक, ठीक है, प्राथमिक, प्राइमरी तौर पर देखा जाए तो ये आएगा। ओके, असंवैधानिक घोषित कर सकता है क्या? कि अगर कोई बिल आती है तब देखा कि संविधान के विरुद्ध है तो असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ओके, जबकि परामर्श दे सकता है 143 के अंतर्गत में प्रेसिडेंट को किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है? दाखिल नहीं किया जा सकता है। दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद होता है तो हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं, डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। और ये प्रारंभिक अधिकार कहलाता है उनका, किसका? सुप्रीम कोर्ट का। दो या अधिक राज्यों को विवाद होता है तो हाई कोर्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। ये ठीक है, तो ये नहीं कर सकते। बाकी क्या क्या कर सकते हैं? मूल अधिकारों का अगर अतिक्रमण हो गया फंडामेंटल राइट का, तब भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए। हालांकि दोनों रक्षक है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप। किसी व्यक्ति की संपत्ति दूसरे द्वारा बलपूर्वक अधिकृत होने से, ओके, तब भी जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। जनहित याचिका दायर की जाती है कहाँ? दोनों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में। जनहित याचिका कहाँ कहाँ? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? किसे कर सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को और सदस्य को हटाने के लिए कह सकता है, क्योंकि इसके भी सदस्य को कौन हटाता है? प्रेसिडेंट ही हटाता है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय पूछ रहा है कि किसे हटाने के लिए प्रेसिडेंट से सिफारिश कर सकता है। ओके, तो संघ लोक सेवा जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होंगे ना और सदस्य, दोनों को सिफारिश कर सकता है सुप्रीम कोर्ट।